1713 से लेकर 1818 ईस्वी तक अभी तक छत्रपतियों का शासन था। तो छत्रपति तो अब भी रहेंगे, लेकिन पेशवा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी क्रम में पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, महत्वपूर्ण पेशवा। देखिए 1713 से 1720 तक इनका काल है। इनके बारे में लिखिए। कोंकण के चितपावन वंश का ब्राह्मण। कोंकण के चितपावन वंश का ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ अपनी बुद्धि एवं प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध थे। बालाजी विश्वनाथ प्रथम प्रभावशाली मराठा पेशवा थे। प्रथम प्रभावशाली मराठा पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले धन्नाजी यादव ये द नहीं सॉरी थ होता है। धन्नाजी यादव के सेवा में भर्ती हुए थे। साहू को 1707 से 1708 साहू को 1707-8 में छत्रपति बनाने में 1707-8 में छत्रपति बनाने में बालाजी विश्वनाथ ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बालाजी विश्वनाथ ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साहू को नहीं, इस सेवा से खुश होकर शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को सबसे पहले
सेना करते, सबसे पहले इधर देख लीजिएगा, सेना करते, सेना करते का पद दिया था, सेना करते का पद दिया था, सेना करते का पद दिया था। पुनः 1713 ईस्वी में पुनः 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनने के पश्चात, बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनने के पश्चात मराठा शक्ति को मजबूत बनाने की, मराठा शक्ति को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश की। इन्हीं के प्रयास से 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में छत्रपति साहू एवं छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह फर्रुखसियर के बीच, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के बीच एक संधि हुई। एक संधि हुई। इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने शाहू को छत्रपति स्वीकार कर लिया, छत्रपति स्वीकार कर लिया और उसे समस्त मराठा प्रदेश लौटा दिया, समस्त मराठा प्रदेश लौटा दिया। आगे चलकर एक अन्य संधि के तहत मुगल कैद में रह रही
शाहू की माता एवं अन्य परिवार के सदस्यों को रिहा करा लिया। सदस्यों को रिहा यानी कैद से मुक्ति, रिहा करा लिया। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा इतिहास में मैग्ना कार्टा का 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि जो छत्रपति साहू हैं वो बालाजी विश्वनाथ जैसे मराठा सरदार के मदद से मराठा साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाते और ताराबाई को दरकिनार उधर कोल्हापुर में ही रहने के लिए विवश करते हैं। बालाजी विश्वनाथ की बहुत बड़ी भूमिका रही, इसलिए साहू ने आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पद दिया। लेकिन सबसे पहले हम लोग बालाजी विश्वनाथ की जीवनी पर अगर नजर डालते हैं तो बालाजी विश्वनाथ एक बहुत सामान्य परिवार से व्यक्ति थे और एक सैनिक के रूप में मराठा सेना में शामिल हुए थे। धन्ना जी की सेना में वे थे। सैनिक से वे सूबेदार बने, काफी समय तक सूबेदार रहे और जब 1707-8 में साहू जी और ताराबाई की लड़ाई चल रही थी तो बालाजी विश्वनाथ ने साहू का पक्ष लिया और ताराबाई को परास्त कर दिया। दूसरे शब्दों में छत्रपति बनने में, साहू के छत्रपति बनने में बालाजी विश्वनाथ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रसन्न होकर छत्रपति साहू ने सबसे पहले सेना करते का पद, यह भी पद बहुत महत्वपूर्ण होता था, लेकिन आगे चलकर फिर 1713 ईस्वी में पेशवा का पद से सम्मानित किया। बालाजी विश्वनाथ अत्यंत योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने 1719 ईस्वी में साहू और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के बीच एक संधि करवाया। अब यहाँ पर
संधि मुगल बादशाह से होने का मतलब ही है कि मराठा शक्ति बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि छोटी शक्तियों से मुगल संधि नहीं करते थे, उन्हें कुचला करते थे। अब मुगल भी समझ रहे थे कि मराठों को कुचल नहीं सकते। बालाजी विश्वनाथ के काल में अप्रतिम मराठा शक्ति का विस्तार हुआ और उसका परिणाम था कि मुगल बादशाह और शाहू के बीच एक संधि होती। इस संधि से छत्रपति शिवाजी को छत्रपति के रूप में मुगल बादशाह स्वीकार कर लेते और जो इनका मराठा साम्राज्य मुगलों द्वारा जीत लिया गया था, इन्हें वापस दे दिया जाता है। फिर एक अन्य संधि हुई जिसमें शाहू की माता और उनके परिवार, आपको याद होगा, कैद करके लेकर चले गए थे शाहू के माता और उनके कुछ संबंधियों को। रायगढ़ का जब पतन हुआ था, रायगढ़ किला का, है ना, तो इस समय संधि करके शाहू अपनी माता और अपने परिवार के सदस्यों को छुड़ाकर ले आते हैं, यानी रिहा करवा लेते। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मराठों के इतिहास का एक मैग्ना कार्टा था, अधिकार पत्र। इतनी बड़ी शक्ति से आज समझौता हो रहा था मराठों का। जो मराठे कभी औरंगजेब के द्वारा कुचल दिए जा रहे थे, उसी मुगल वंशज के द्वारा, आज उसी मुगल वंशज के साथ सामने आंख में आंख डालकर और संधि कर रहे हैं। तो ये मराठा शक्ति के उत्कर्ष और विकास का परिचायक था। और फिर आगे 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ साहब का निधन हो जाता है। परंतु ये शक्ति यही रुक नहीं जाती, आगे शक्ति का विस्तार होता रहा और अगले पेशवा आए, लिखिए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से 40। लिखिए, बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, है ना, बालाजी विश्वनाथ। हालांकि अभी पैतृक नहीं हुआ है, फिर भी शाहू ने इन्हें ही बनाया, उनके पुत्र को। बालाजी बाजीराव को लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध या छापामार नीति का गुरिल्ला युद्ध या छापामार नीति का सर्वाधिक प्रयोग करते हुए लगभग 29 लड़ाइयों में नेहाय दरवाजा बंद कर दो,
न्याय दरवाजा बंद कर लो। 29 लड़ाइयों में सफलता हासिल की। छापामार नीति का सर्वाधिक प्रयोग करते हुए लगभग 29 लड़ाइयों में सफलता हासिल की। लगभग 29 लड़ाइयों में सफलता हासिल की। बाजीराव जब पेशवा बने, बाजीराव जब पेशवा बने तब उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। उन्होंने मुगलों की दयनीय अवस्था देखते हुए छत्रपति साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ, इन्वर्टेड कॉमा देकर के लिखिएगा ऐसे कि आओ हम इस पुरानी वृक्ष की खोखली तना पर प्रहार करें। पुरानी वृक्ष की खोखली तना पर प्रहार करें। शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। हमारे प्रयासों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। अटक कृष्णा से अटक तक फहराने लगेगा। इसके उत्तर में साहू ने कहा आप निश्चित रूप से ही, इन्वर्टेड कॉमा में फिर लिखिएगा, आप निश्चित रूप से ही इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के
योग्य संतान है, योग्य पिता के योग्य संतान है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे इनवर्टेड कॉमर्स बंद। हाँ बंद कर दीजिए, फुल स्टॉप। बाजीराव प्रथम 1728 ईस्वी में, बाजीराव प्रथम 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में, पालखेड़ा के युद्ध में, पालखेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क को पराजित किया। निजाम उल मुल्क को पराजित किया और निजाम से चौथ एवं शर देशमुखी वसूल किया, और निजाम से चौथ एवं शर देशमुखी वसूल किया। चौथ एवं शर देशमुखी वसूल किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में ही 1728 ईस्वी में ही बुंदेलखंड 1730 में गुजरात, 1730 में गुजरात, 1735 में मालवा पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। मालवा पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। 1737 ईस्वी में 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया और अपनी शर्त पर मोहम्मद शाह रंगीला को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने कई क्षेत्र एवं मुगल बादशाह ने कई क्षेत्र एवं नगदी धनराशि मराठा को दिया।
मराठा को दिया। पैराग्राफ चेक करते हैं। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली से बेसीन, बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली से बेसीन पुर्तगाली से बेसीन आगे लिखिए। पुर्तगाली से बेसीन एवं सालसेट नामक बंदरगाह को छीन लिया। बाजीराव प्रथम ने हिंदू राज्य स्थापित करने की अवधारणा अभिव्यक्त इन्होंने अभिव्यक्त इन्होंने हिंदू पादशाही धारण किया। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य थे। क्योंकि वे चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू एकता मजबूती से उभर कर आए। इसके बावजूद उन्होंने सभी धर्मावलंबियों को समान संरक्षण प्रदान किया। तुर्की और अफगानी सैनिकों को भी अपनी सेना में भर्ती किया। मस्तानी नामक मुस्लिम महिला से
मस्तानी नामक मुस्लिम महिला से इन्होंने विवाह किया। इन्होंने विवाह किया 28 अप्रैल 1740 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे इनका निधन हो गया। देखिए, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम, और ये बहुत जुझारू व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। ये छापामार नीति से युद्ध करते थे, और इस नीति से ही इन्होंने 29 लड़ाइयों में सफलता हासिल की थी। बाजीराव का तो नाम आप लोग सभी सुने, फिल्म में आया हुआ। और ये जब पेशवा बने थे उस समय इनकी मात्र आयु 19 वर्ष की थी। स्वाभाविक है, बहुत विगरेटी था, उत्साही थे। तो इन्होंने कहा अपने छत्रपति से कि आइए इस क्या इन्होंने कहा, आओ हम इस पुरानी वृक्ष की खोखली तना पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाए। मुगल साम्राज्य तो खोखला हो ही रहा था, उसी से तुलना किया है। मुगल साम्राज्य खोखला हो रहा था तो उसको ज्यादा कुछ नहीं करना था, खोखली तना पर सिर्फ प्रहार करना था, बाकी सब साम्राज्य ढह करके गिर जाता अपने आप। हमारे प्रयासों से मराठा पताका कृष्णा नदी से लेकर अटक एकदम पंजाब तक जाकर के, दिल्ली से आगे है ना, कृष्णा नदी से लेकर अटक तक फहराने लगेगा मराठा पताका, झंडा। तब साहू जी ने भी इसके उत्तर में कहा कि हाँ, निश्चित रूप से इसे हिमालय के आप पार गाड़ देंगे, क्योंकि आप निसंदेह योग्य पिता के योग्य संतान हैं। यानी मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने की बात बाजीराव प्रथम ने अपने साहू से कही थी, और साहू ने भी बहुत भरपूर विश्वास जताया था कि निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगे। फिर आगे चलकर 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध में निजाम पराजित हुआ, निजाम से संघर्ष हुआ। इसकी चर्चा पहले भी आई है निजाम के समय, और उससे चौथ और सरदेशमुखी वसूल किया। फिर 1728 ईस्वी में बुंदेलखंड, 1730 ईस्वी में गुजरात, 1735 में मालवा का विजय किया। बहुत विजय की है इन्होंने, देख रहे 29 से 29 लड़ाइयों में सफलता हासिल की। फिर 1737 ईस्वी में सीधे दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला थे, और अपनी शर्तों पर रंगीला को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। फिर कुछ क्षेत्र भी अपने अधीन ले लिया मोहम्मद शाह से, और नगद राशि भी मोहम्मद शाह रंगीला को देना पड़ा। फिर पुर्तगाली से बेसीन छीन लिए, सालसेट छीन लिए, ये सब बंदरगाह था, ये सभी बंदरगाहों को उनसे छीन लिए। लेकिन इनका एक जग जाहिर है इतने सारे उपलब्धियों के बीच कि मस्तानी नाम की एक मुस्लिम महिला से इनका संबंध था।
और मराठे हालांकि इस संबंध के उनके पारिवारिक काफी विरोध में थे, लेकिन बाजीराव ने, ऐसा माना जाता है कि उससे विवाह किया और उनके विवाह के बाद ही इनका पतन शुरू हो गया और ये पतन 1744 में आकर बिल्कुल मृत्यु तक ले गया और 28 अप्रैल 1740 को इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले जो है लिखिए, बालाजी बाजीराव, लेकिन इनका डेट है 1740 से 61, 1740 से 61। लिखिए, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल में मराठा राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई। फुल स्टॉप। कहा जाता है कि इस समय मराठों का घोड़ा सिंधु नदी का पानी पीता था। सिंधु नदी का पानी पीता था। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। मराठा राज्य का विस्तार कटक से अटक तक हो गया। मराठा राज्य का विस्तार कटक से अटक तक हो गया। इनके समय में पेशवा का पद पैतृक हो गया। पेशवा का पद पैतृक हो गया। 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच संगोला की संधि हुई। जिसके तहत
जिसके तहत छत्रपति ने अपना समस्त अधिकार पेशवा को सौंप दिया। पेशवा को सौंप दिया। इस संधि को संवैधानिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इस संधि को संवैधानिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः 1748 ईस्वी में साहू के निधन के पश्चात राम राजा छत्रपति बना था। राम राजा छत्रपति बना था। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज। बालाजी बाजीराव एवं हैदराबाद के निजाम के बीच बालाजी बाजीराव एवं हैदराबाद के निजाम के बीच 1752 ईस्वी में झलकी की संधि हुई। झलकी की संधि हुई। जिसके तहत निजाम ने मराठों को कई अधिकार सौंप दिया। बालाजी बाजीराव ने बंगाल पर आक्रमण किया। अलीवर्दी खां को उड़ीसा त्यागना पड़ा। अलीवर्दी खां को उड़ीसा त्यागना पड़ा। बालाजी बाजीराव ने बंगाल तथा बिहार से बंगाल तथा बिहार से 12 लाख रुपया वार्षिक वसूलना प्रारंभ कर दिया। 12 लाख वार्षिक
वसूलना प्रारंभ कर दिया। 1760 ईस्वी में उदगीर के युद्ध में निजाम बुरी तरह पराजित हुआ। निजाम बुरी तरह पराजित हुआ। मराठों ने 60 लाख रुपया वार्षिक कर का प्रदेश 60 लाख रुपया वार्षिक कर का प्रदेश जिसमें अहमदनगर बुरहानपुर लिखे हैं वहाँ पे, नहीं इसमें नहीं लिखे। बुरहानपुर तथा बीजापुर नगर सम्मिलित थे। बीजापुर नगर सम्मिलित थे प्राप्त कर लिया। प्राप्त कर लिया 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया। मराठों ने मुगलों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। मराठों ने मुगलों को किसी प्रकार का सहायता नहीं दिया। बालाजी बाजीराव के शासन काल में ही अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध इस युद्ध का मुख्य कारण अपनी महत्वाकांक्षा थी। अहमद शाह अब्दाली नवंबर 1760 ईस्वी में
अहमद शाह अब्दाली नवंबर 1760 ईस्वी में पानीपत पहुंचा। इसी समय 1760 ईस्वी में पानीपत पहुंचा। इसी समय मराठा सेना भी वहां पहुंची। इसी समय मराठा सेना भी वहां पहुंची। लंबे समय तक दोनों पक्षों ने युद्ध का इंतजार किया। लंबे समय तक दोनों पक्षों ने युद्ध का इंतजार किया। अंततः 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगानी सेना का नेतृत्व स्वयं अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। जबकि मराठा सेना का वास्तविक प्रधान सदाशिवराव भाव था। जबकि मराठा सेना का वास्तविक प्रधान सदाशिवराव भाव था एवं औपचारिक प्रधान विश्वासराव था। औपचारिक प्रधान विश्वासराव था और ये था वास्तविक विश्वासराव था। मराठा सेना में प्रधान तोपची इब्राहिम गारदी था। प्रधान तोपची इब्राहिम गारदी था। प्रधान तोपची इब्राहिम गारदी था। इस युद्ध में मराठों की इब्राहिम गारदी था। इस युद्ध में मराठों की विध्वंसकारी पराजय हुई। एक व्यापारी ने इस युद्ध का परिणाम विध्वंसकारी पराजय हुई। मतलब बहुत डिस्ट्रक्टिव था। मराठा बर्बाद हो गए थे। विध्वंसकारी पराजय हुई। एक व्यापारी ने इस युद्ध का परिणाम पेशवा बालाजी बाजीराव को सुनाते हुए
सुनाते हुए कहा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, दो मोती विलीन हो गए, दो मोती विलीन हो गए, 22 सोने के मुहरे लिप्त हो गए, दो मोती विलीन हो गए, 22 सोने के मुहरे लुप्त हो गए, चांदी और तांबा की तो चांदी और तांबा की तो गिनती नहीं की जा सकती, चांदी और तांबा की तो गिनती नहीं की जा सकती। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। और इस खबर को सुनते ही बालाजी बाजीराव का निधन हो गया। और इस खबर को सुनते ही बालाजी बाजीराव का निधन हो गया। बालाजी बाजीराव का निधन हो गया। बालाजी बाजीराव का निधन हो गया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा परिवार एक भी ऐसा नहीं बचा, मराठा परिवार एक भी ऐसा नहीं बचा जिसने अपना कोई न कोई निकट संबंधी नहीं खोया, जिसने अपना कोई न कोई निकट संबंधी नहीं खोया। पानीपत के तृतीय युद्ध के पराजय के पीछे कई कारण थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पराजय के पीछे कई कारण थे। पहला, अहमद शाह अब्दाली की योग्यता। अहमद शाह अब्दाली की योग्यता। अहमद शाह अब्दाली की योग्यता एवं मराठा सेनापति की अयोग्यता। एवं मराठा सेनापति की अयोग्यता। दूसरा, मराठा सेना के द्वारा अनावश्यक युद्ध की प्रतीक्षा करना। अनावश्यक युद्ध की प्रतीक्षा करना। सेना के द्वारा अनावश्यक युद्ध की प्रतीक्षा करना। तीसरा, मराठों को किसी भी भारतीय शक्ति का सहयोग न मिलना। किसी भी शक्ति, भारतीय शक्ति लिखिएगा, किसी भी भारतीय शक्ति का सहयोग न मिलना।
जबकि अहमद शाह अब्दाली को कई भारतीय मुस्लिम शक्तियों ने सहायता की। जबकि अहमद शाह अब्दाली को कई भारतीय मुस्लिम शक्ति ने सहायता की। चौथा, जाटों के द्वारा मराठों का प्रबल विरोध। कई भारतीय मुस्लिम शासकों का सहयोग मिलना। जाटों का मराठों का प्रबल विरोध। जाटों के द्वारा मराठों का प्रबल विरोध। जाटों के द्वारा मराठों का प्रबल विरोध। पांचवा, अहमद शाह की तुलना में मराठी सैनिकों की संख्या कम है। मराठी सैनिकों की संख्या कम है। मराठी सैनिकों की संख्या कम। देखिए, नाना साहब के नाम से प्रचलित बालाजी बाजीराव के काल में बहुत मराठा शक्ति का और विस्तार हुआ और ऐसा माना जाता है कि मराठों का घोड़ा सिंधु नदी का पानी पीता। अब सोचिए, कहाँ दक्षिण यहाँ मराठवाड़ा क्षेत्र है और सिंधु वहाँ पंजाब, ये पाकिस्तान के पार भी हम चले गए। पाकिस्तान में जो सिंधु है, सिंधु नदी, यहाँ तक इसने अपने साम्राज्य को कुछ समय तक के लिए फैलाया था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी का पानी पीता था, वहां तक शक्ति का प्रदर्शन किया था। कटक से अटक तक का विस्तार हो गया। जिसका सपना देख रहे थे बाजीराव प्रथम कि मैं अटक तक जाकर झंडा फहरा दूंगा, वो स्वप्न बालाजी बाजीराव के काल में आकर पूरा हो गया। परंतु इसी बीच एक नई घटना राजनीतिक क्रम में घटती है और वो ये है कि उधर साहू जो छत्रपति थे उनकी मृत्यु हो जाती है और राम राजा छत्रपति बन जाते हैं। राम राजा एक बहुत ही कमजोर छत्रपति थे, तो दबाव डालकर बालाजी बाजीराव ने 1760 में एक सगोला की संधि करके वो छत्रपति के पावर को भी अपने हाथ में ले लेते और इस तरह से यह एक संवैधानिक क्रांति हुई। इसे कहा भी जाता है कि यह एक संवैधानिक क्रांति थी। सगोला की संधि मतलब छत्रपति राजा का सारा शक्ति पेशवा ले लेता, तो निश्चित रूप से संवैधानिक क्रांति थी, है ना। 1752 ईस्वी में आगे चलकर बालाजी बाजीराव जो है निजाम से युद्ध करते हैं और पराजित करके झलकी की संधि करते हैं, जिसमें कई क्षेत्र निजाम मराठों को सौंप देता है। फिर ये बंगाल पर आक्रमण करते हैं और अलीवर्दी खां को मजबूर कर देते हैं उड़ीसा त्यागने पर। उधर जो बंगाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, उसके वंशज में, है ना, उसके वंशज में अभी ये अलीवर्दी खां चल रहे हैं इनके काम। तो अलीवर्दी खां बेचारा मजबूर हो जाता है, उड़ीसा छोड़ देता है, मराठों को दे ही देता है। साथ ही साथ बंगाल और बिहार से
12 लाख रुपया वार्षिक कर भी देना तय होता है। कहाँ मतलब बाजीराव कर रहे हैं, देखिए विस्तार का मतलब यही है ना, विस्तार किए और टैक्सेशन पैसा इकट्ठा किया ताकि आगे ये काम आए। फिर 1760 ईस्वी में उदगीर के युद्ध में निजाम बुरी तरह पराजित हो जाता है और उनका अस्तित्व लगभग नगण्य के बराबर हो जाता है। यही वो समय है। दूसरी ओर देखिए तो इधर पश्चिम तरफ से 1757 में अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली पर आक्रमण होता है, लूट पाट मचा देता है, लेकिन मराठे इस युद्ध में मदद करने नहीं जाते। इधर अहमद शाह अब्दाली अपना एक प्रतिनिधित्व रख करके प्रतिनिधि और स्वयं फिर वापस लौट जाता है अफगानिस्तान। अब इसी बीच मराठे उठते पड़ते हैं और सीधे जाकर के जो प्रतिनिधि था उसको वो हटा देते हैं। अहमद शाह अब्दाली को जब ये बात पता चलता है कि वहां मराठों ने मेरे प्रतिनिधि जो था दिल्ली में उसको भगा दिया है, तो फिर वो अभियान करते हैं। इधर मराठे भी तैयार है कि आओ तो फिर युद्ध हो ही जाए, है ना। तो यही परिणाम हुआ कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। एक तरफ मराठे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ से अहमद शाह अब्दाली बढ़ रहा था। तो ये पानीपत जगह पंजाब, उस समय तो पंजाब हुआ करता था, अब तो हरियाणा पंजाब सब हो गया है, डिवाइड हो गया। तो पंजाब में जगह था जहां की दोनों का आमना सामना अंततः 14 जनवरी 1761 को हो जाता है और भीषण युद्ध होता है। 1761 में भीषण युद्ध होता है और इतना मार काट होता है कि मराठों के सैनिक नहीं बच पाते। एक व्यापारी जो लौटकर घर जाता है वही बालाजी बाजीराव को बताता है कि 2 मोती विलीन हो गए। यानी कौन 2 मोती? सदाशिवराव और विश्वासराव। 20 सोने के मुहरे लुप्त हो गए। बड़े बड़े जो सेनापति अच्छे अच्छे मराठा सरदार थे वो भी मारे गए। और सोने, ये चांदी और तांबा की तो गिनती ही क्या, मतलब सैनिकों की गिनती क्या, कितने मरे कहना मुश्किल है। प्रत्येक मराठा के घर में रोदन का आवाज आ रहा था। कोई ऐसा घर नहीं था जहां कोई न कोई अपना संबंधी नहीं खोया हो। ये बहुत ही विदारक घटना थी पानीपत का युद्ध। और मराठे शक्ति जो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक फैला था, इसका बहुत बुरी तरह पतन हो जाता और अपने दक्षिण में सिमट कर रहने को विवश कर देता। ऐसा माना जाता है कि अगर ये अहमद शाह अब्दाली से मराठे होशियारी से युद्ध लड़ते तो यह स्थिति नहीं होती। जैसे असफलता के कारण में मैंने लिखवाया है कि एक तो एक कम उम्र के लोगों को नेतृत्व प्रदान करके चला दिया, और उधर अहमद शाह अब्दाली जैसा खूंखार और योग्य व्यक्ति, अनुभवी, जो कितने अभियान कर चुका है पहले भी, मोहम्मद शाह को आकर लूटपाट करके गया हुआ, फिर भी आप यहाँ इन लोगों को भेज देते, फिर युद्ध उधर से आप तैयार होने का मौका दे देते। गए हैं तो युद्ध लड़िए, चूंकि वो तो बाहर से आया हुआ है। अब आप ठीक है, आप भी दक्षिण से गए, फिर भी अफगानिस्तान से ज्यादा दूर से तो नहीं गए थे, आप महाराष्ट्र से ही अपने देश में आगे बढ़े थे, तो आप युद्ध कर देते। तीसरी
बात यह थी कि जो भी देसी शासक थे मराठों को कोई सहयोग नहीं करते, क्योंकि मराठे तो हर क्षेत्र में लूटपाट मचाकर चौथ सुनते थे। तो सभी देसी शासक भारतीय जो थे नाराज थे, वो चाहे हिंदू शासक हो या मुस्लिम। तो नियमतः यहाँ पर कम से कम हिंदू शासक को मदद करना चाहिए था, जैसे जाट थे, राजपूत थे, सिख थे, लेकिन इन्होंने भी मदद नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को भी मराठों ने सताया। और दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली जब आया तो भारत में जितने भी शासक थे मुस्लिम, उन सबको मिलाकर साथ ले लिया और उनका उन्होंने साथ भी दिया। तो स्थिति बदलना स्वाभाविक था। इसीलिए कहा जाता है कि करने का फल आज नहीं तो कल मिल जाता। और जो मराठों ने अपने क्षेत्रीय शासकों के साथ किया था, उसी का फल था ये पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत के तीसरा युद्ध ऐसा विदारक घटना था कि जिसमें पूरा मराठा शोक में डूब जाता है। फिर आगे आएंगे माधवराव नारायण प्रथम, जो इस बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से संभालेंगे और एक नई स्फूर्ति और जोश पैदा करेंगे। आज यहीं तक। कल तो हम लोग का डिस्कशन है, परसों संडे ही हो जाएगा, यानी मंडे को फिर हम लोग मराठों की इस कहानी को आगे ले जाएंगे। ओके।